नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। तारीख नोट कर लीजिए, 15 मई 2026। जी, आधार भोजशाला विवाद पर इंदौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इतिहास का सबसे बड़ा और सीधा फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने बिना किसी संशय के दो टूक कहा है कि धार की पूरी भोजशाला सिर्फ और सिर्फ वाग्देवी का हिंदू मंदिर है। अदालत ने केवल फैसला नहीं सुनाया बल्कि दशकों पुरानी इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका। 7 अप्रैल 2003 का वो सरकारी आदेश याद करिए जिसके तहत वहाँ नमाज की अनुमति दी गई थी, उसे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुस्लिम पक्ष वहाँ नमाज पढ़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को धार में ही मस्जिद के लिए दूसरी जमीन देने का सुझाव सरकार को दिया है। कोर्ट के इस फैसले का सीधा आधार बनी है एएसआई की 2100 पन्नों की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, और इस वैज्ञानिक जांच ने अदालतों में साबित कर दिया है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया है। अदालत के इस फैसले से अब हिंदुओं में भोजशाला में पूर्ण रूप से नियमित पूजा पाठ का अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस दो टूक फैसले के बाद सियासी जमीन में भूचाल है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को एक तरफा बताकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुका है। सवाल सीधा है कि जब एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, तो फिर अदालत के सीधे आदेश पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या देश के ऐतिहासिक विवादों का हल अब कानूनी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा? और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धार भोजशाला को बागदेवी मंदिर माना। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित धार भोजशाला विवाद पर आखिरकार बड़ा फैसला आ गया है। 1995 से चल रहे इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को बागदेवी मंदिर माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन किया, साथ ही अयोध्या मामले को लेकर भी आधार बनाया। जैसे ही फैसला सामने आया, हिंदू संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया जाने लगा। धार के भोजशाला का भी जो निर्णय है वो इसी का परिचायक है कि लंबे समय तक धार और उसके आसपास के सनातनियों ने संघर्ष किया। इसके बाद आज न्यायालय के द्वारा उनको जीत हासिल हुई है। ये कैसी विटंबना है कि जो दुनिया को न्याय देता था उस परमात्मा को भी आज न्यायालय के शरण जाना पड़ता है। पर फिर भी न्यायालय के प्रति जो हमारी उदारता है, न्यायालय के प्रति जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता, आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। धार की भोजशाला लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है, जहां हिंदू पक्ष इसे बागदेवी का प्राचीन मंदिर बताता रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि उपलब्ध साक्ष्य और पुरातात्विक रिपोर्ट मंदिर होने की तरफ ही इशारा करते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करता है, लेकिन फैसले की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो इधर फैसले पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिसकी वजह से ऐसा फैसला आया है। की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि अभी किसी को टेक ओवर ना किया जाए, प्लस पब्लिक से भी कहूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें। अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाकी है, हम लोग वहां चैलेंज करेंगे। करीब 3 दशक तक अदालतों में चला ये विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में भोजशाला विवाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने इतिहास, आस्था और राजनीति
तीनों को एक साथ केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से, और जो मुख्य याचिका करते हैं इस पूरे मामले के, आशीष गोयल, जिसकी लड़ाई उन्होंने कोर्ट में लड़ी, वो कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, जो उम्मीद की जा रही थी कि एसआई की रिपोर्ट के बाद जो उसी समय से जो दावे कर रहा था हिंदू पक्ष, आखिरकार कोर्ट ने उसमें मोहर लगा दी है। लेकिन अब लग रहा है कि विवाद शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी आरिफ मसूद को भी हमने सुना है, हमने हिंदू पक्ष को भी सुना है, और हिंदू पक्ष ने केविएट भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर मुस्लिम पक्ष वहाँ जाता है तो एक तरफा सुनवाई ना हो, हिंदू पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाए। लेकिन एक मोटे एक नींव रख दी गई है, और ये मान के चलें अभी नहीं तो साल 2 साल बाद सही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी हो। निश्चित तौर पर मनोज जी, अभी एक रास्ता बाकी है दूसरे पक्ष के लिए, तो वो उस रास्ते पर जाएगा, निश्चित तौर पर ये तय है। क्योंकि हमने आरिफ मसूद को सुना है, जो कांग्रेस से विधायक हैं, वो भी वही बोल रहे हैं, और हमने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना है, वो भी वही कह रहे हैं कि इस फैसले में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ASI की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर फैसला दिया, तो निश्चित तौर पर देखिए रिपोर्ट ASI के आधार पर ही होगा, क्योंकि हमने अयोध्या में भी देखा है कि उसी आधार पर हुआ था। दोनों पक्षों के तर्क भी सुने गए हैं, जो मौजूदा वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो भी देखे गए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने भी अपने तर्क रखे हैं, अपने दावे प्रस्तुत किए, हिंदू पक्ष ने भी अपने दावे प्रस्तुत किए, उसमें तो जैन समाज ने भी अपने दावे प्रस्तुत किए थे। लेकिन इसके इतर यदि हम देखें कि अदालत खुद वहाँ पहुँची थी, उसने देखा था, और इसके बाद जो ASI की रिपोर्ट है उसी आधार पर फैसला होना थी, तो फैसला आया है। लेकिन अब इससे सियासत कम हो जाएगी ये तो हो नहीं सकता है। अभी आगे और लड़ाई है, वो अब साल भर लगे उस लड़ाई में, 6 महीने लगे या 2 साल लगे, लेकिन एक पक्ष जाएगा। क्योंकि जो आपने भी बताया कि हिंदू पक्ष ने जाकर वहां पर केविएट दायर कर दी है कि यदि दूसरा पक्ष वहां आता है तो पहले उनकी बात सुनी जाए, इसके बाद आगे मतलब उसमें स्टे दिया जाए या जो भी निर्णय ले कोर्ट वो उस आधार पर दे। तो अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई का एक लब्बो-लुआब सामने आ गया है मनोज जी, एक फैसला सामने आ गया है कि वहां पे क्या था। अब इस फैसले को चुनौती दी जाएगी, तो उसके फैसले की चुनौती के रूप में आपको तर्क देना पड़ेंगे। आप सिर्फ हवा हवाई कह नहीं सकते हो ना कि साहब ASI की रिपोर्ट में ये था, ये नहीं होना चाहिए था, हमें शामिल नहीं किया गया। तो आपको शामिल नहीं किया गया तो इससे क्या मतलब है, पूरी रिपोर्ट खारिज हो गई। वहां जो तथ्य मिले, जो तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, उसकी तो वीडियोग्राफी हुई है ना मनोज। ये कोई खदान का तो मामला था नहीं कि भाई इस हिस्से में मान लीजिए सोना नहीं मिला, बॉक्साइट नहीं मिला, ऑक्साइड नहीं मिला, दूसरे हिस्से मिल जाएगा। या आमतौर पर आप हमने देखा है कोई मकान दुकान या किसी कृषि भूमि पर हम ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो चेक करते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा। तो इतने बड़े परिसर में स्पेसिफिक कोई ऐसी एक जगह तो होगी नहीं 2-4 फीट की कि जहाँ वो पक्ष कहता कि नहीं साहब यहाँ पर आप राडार से चेकिंग करिए और यहाँ आपको वो मस्जिद के सबूत मिल जाएंगे। वो तो पूरा परिसर में उन्होंने जांच की है। तो आप देख रहे हैं परिसर में जांच की, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। हाँ, और उस पे कह रहे हैं कि वो उन्होंने साथ नहीं रखा। अब वो कोई अपने साथ तो वीडियोग्राफी की है तो वहीं की वीडियोग्राफी, भाई कोई शिलालेख ले गए हो, कोई स्तंभ ले गए हो कि साथ में ले जाके रख दिए उन्होंने। नहीं ऐसा हुआ नहीं है ना। हाँ, वही तो जो मुस्लिम पक्ष की जो अदालत पे तो आप संदेह, हाँ अदालत पे तो आप संदेह व्यक्त नहीं कर सकते हो ना कि अदालत तो फिर गई, कोई एक व्यक्ति नहीं गया ना अदालत में, पूरी एक टीम गई है। टीम ने जाकर वहां पे निरीक्षण किया है, वहां पे पूरे तथ्य देखे हैं, और जो ASI की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी तो तथ्यों के आधार पर हुई है ना। बिल्कुल, कोई किसी के कहने पर वहां मूर्ति ले जाकर या कुछ जो चिन्ह रहते हैं वो ले जाकर वहां पे रख तो नहीं दिए थे ना। तो आपको डाउट किस बात पे? आप सिर्फ कार्बन डेटिंग से वो उसकी पता भी चला है कि ये कितना पुराना है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपने कोई गंदा करके रख दिया कि एक तरह से तथ्य नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हो ना कि हमें या दूसरे पक्ष को उसमें टीम में शामिल नहीं रखा गया जी। तो भाई कोई टीम में शामिल करने के लिए, अब आप कहो कि साहब कोई क्राइम हुआ है या कोई मामला है तो पुलिस को ना सारे पक्षों को साथ लेकर जाकर वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है ना। हाँ, फरियादी आरोपी दोनों को ले जाकर हमारे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो कि साहब हम कह रहे हैं कि ये चीज नहीं किया आपने, तो ये आपको जो भी कहना थी वो कह दिया। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हो उसमें दम नहीं है।
आपको आरोपों के लगाने से पहले आपको तथ्य देना पड़ते हैं। यदि आप अपनी बात को मजबूती सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा रहे हो मामले, तो वहां आपको तथ्य देना पड़ेंगे ना। कोर्ट में आप तथ्य देते, सिर्फ ये हवाई कहना कि हमारे साथ नहीं गए, तो इससे कोई वो होगा नहीं, सबूत दे देते साहब। और ओवैसी की भी आपने जो जिक्र किया, भाई खुद इतने बड़े वकील है, वो खुद ही अपना वो केस लड़ने आ जाते, इस मामले इंटरव्यूनर बन जाते। वो देखो ओवैसी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें एक वर्ग की राजनीति करनी है, और आप देखिए कि उनका फैलाव हैदराबाद से लेकर पूरे देश में होने लगा। क्यों होने लगा? कि वो एक पक्ष की बात करते हैं, वो पक्ष जो आज महसूस करता है कि बाकी के राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान की वजह से उनकी पैरवी मुखर तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन दिक्कत क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है राम मंदिर के लिए, वो उसके भी खिलाफ रहते हैं कि बाबरी हमारे दिलों में रहेगी। तो जो आदमी संविधान का जानकार है, जिसने संविधान की शपथ ली है सांसद रहते हुए, राजनेता पहले है ना मनोज जी, संविधान का जानकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संविधान के तहत कई बार वो अच्छी बातें भी करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप देखिए कि संविधान के साथ साथ व्यक्ति राजनेता है, और राजनेताओं को देखिए वो कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। क्यों कहते हैं? वो एक वर्ग को डराते हैं। उनका पूरा मोटिव ये नहीं रहता कि वो सही बात करें, कानून के दायरे में बात करें, कानून की बात करें। वो एक अधिकारी कर सकता है, नेता नहीं कर सकते। नेता को दिखता है वोट बैंक, उसको लगता है कि यदि उनके इस बयान से उनके कुछ इजाफा हो जाएगा, उनके वोटों में 2-4 वोट बढ़ जाएंगे। यही तो समस्या की जड़ है ना। आशीष गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपको और बधाई भी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो आशीष जी, एक जो अब तो कानूनी पहलू आ गए, केवीएट भी लगा दी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जिज्ञासा वो ये है कि वो पूरा प्रोमाइसेस अभी एएसआई के अंडर में है। कल को अगर फिर से उस पर रोक लगा देती सुप्रीम कोर्ट कि भाई अगला जब तक आदेश ना हो तब तक पुरानी व्यवस्था रखी जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा जो एक प्रतिमा की बात है, क्योंकि जो मूल तो है नहीं प्रतिमा वाग्देवी की, अब पोस्टर से काम चल रहा था अभी तक, वो प्रतिमा तब आएगी जब आएगी, उसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई है। कोई वैकल्पिक उपाय सोचा है समिति ने? और अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कोई ट्रस्ट बनाएंगे या वहाँ का कामकाज का संचालन का क्या तरीका होगा? क्योंकि राम मंदिर में तो हमने देखा केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बना दिया था, लेकिन यहाँ एएसआई के अंडर में अभी तक चीजें। बिल्कुल, पहले तो ये सनातन धर्म की जीत है, हिंदू समाज की जीत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदू समाज के धर्म प्रेमी जनता को और सबको इस सत्य की, न्याय की, संस्कृति की जीत की बधाई देना चाहता हूं जी। अगली चीज, आपने प्रतिमा के लिए विषय में बात की है, तो निश्चित रूप से मां वाग्देवी की प्रतिमा को लाने के लिए माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश अपने फैसले में दिया है, और शासन की सहायता से इस प्रतिमा को लाने का प्रयास किया जाएगा। यह हमारी मुख्य मांगों में से एक थी कि लंदन ब्रिटिश संग्रहालय में से मां वाग्देवी की प्रतिमा को लाकर भोजशाला में स्थापित किया जाए। दूसरी चीज ये है कि तब तक क्या करेंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने कल से कुछ अगेंस्ट में फैसला दिया तो क्या होगा? तो ई फुबट के आधार पर तो न्याय व्यवस्था चलेगी नहीं। न्याय व्यवस्था तो लेकिन लोगों की एक जिज्ञासा है, मैंने कहा एक जिज्ञासा होती है ना कि भाई अब के आधार पे अभी की तारीख में 242 पेज का एक फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, और अभी मुझे लगता है शासन प्रशासन उसी फैसले को लागू करवाएंगे, और यदि कोई भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनेगी तब सोच विचार करके उसमें निर्णय लेंगे कि आखिर आगामी कार्य योजना क्या बनाना है। एक आशीष जी, बड़ी जिज्ञासा लोगों की कि एकमात्र जो अभी हमने कांग्रेस विधायक की बाइट भी सुनाई थी कि उन्होंने कहा कि एएसआई के जो सर्वे हुआ था वो ठीक से नहीं हुआ, हमारे लोग नहीं रखे। लेकिन क्या वो इकलौता कारण है एएसआई की रिपोर्ट जिससे 254 पेज का जो फैसला आ गया, या इतना बड़ा फैसला आ गया जो 700 साल से हिंदू पक्ष जिसका इंतजार कर रहा था, या और वो कौन से तथ्य थे, वो क्या चीजें थी? तो हम चाहते हैं हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो वो भी समझे कि आखिर कोई एक रिपोर्ट पर इतना बड़ा फैसला तो शायद नहीं हुआ होगा। नहीं, रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 2189 पेज की तथ्य है। 91 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ, और सारे जितने भी टेक्निकल संसाधन थे वो सब संसाधन के साथ हुआ। तो रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण तथ्य तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि पुराने साक्ष्य है। 1951 का एक पुरातत्व अधिनियम है ना, पुरातत्व स्मारक अधिनियम है, उसमें 90वें नंबर पर भोजशाला राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में दर्ज है, और भोजशाला के रूप में दर्ज है, कमाल मोला के रूप में नहीं शायद जी, भोजशाला के रूप में दर्ज है जी।
फीवर उसमें लिखा हुआ है, क्रमांक 90 पर भोजशाला के रूप में दर्ज है। इसके अलावा वहां जो शिलालेख मिले हुए हैं, आज जो भोजशाला का स्वरूप हमारे सामने है, सम्रांगण सूत्रधार है, पारिजात मंजरी है, वो शिलालेख लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है पुरानी किताबों के एविडेंस है, 1904 का गजेटियर है। तो ये सारी चीजें जो 1958 का एसआई का एक्ट है, तो बहुत सारी चीजों ने जो है वो सपोर्ट ही किया है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि एसआई की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण इसमें कारक है। एक पूरे इस मामले में हमने देखा एक रोचक चीज ये हुई कि एक और पक्ष शामिल हुआ जिसने कहा कि ये जैन मंदिर है। तो कुछ समय कभी ऐसा लगा कि ये मामला कल किसी और तीसरी दिशा में जाता दिख रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल 98 दिन के सर्वे में मैं खुद भी वहां उपस्थित था। उसके अलावा जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी, ये सर्वे के दौरान भी इन्होंने ये पिटीशन लगाई थी, तब भी इन्हें वापस कर दिया गया था। फिर ये एक बार गए तो फिर इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की ओर भेज दिया गया। तो इन्होंने और इनके अभिभाषकों ने जो भी तर्क रखे वो बड़ी धैर्य पूर्वक माननीय न्यायालय ने सुना, और वह स्ट्रक्चर कहीं से कहीं तक जैन समाज का नहीं है। वहां मूर्तियां जो मिली है वो हिंदू समाज की मिली है, शिलालेख मिले हैं, वहां पे जो अवशेष मिले हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो परमार कालीन मिले हैं, और उसमें भी जो है वो हिंदू संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म कमल के सब वहां स्तंभों पे आज भी उकरे हुए हैं। ओम सरस्वती नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये सारी चीजें वहां स्पष्ट है। तो कहीं से कहीं तक जो है वो न जैन समाज का न मुस्लिम समाज का, ये हिंदू समाज के आधिपत्य में भोजशाला आई। हमारे साथ शेख रुस्तम जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। तो रुस्तम जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस फैसले पर, संतुष्ट है या फिर कुछ और आगे की कार्रवाई करेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से हमें निराशा हुई है, क्योंकि हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि उच्च न्यायालय का फैसला भारत की विविधता और सहिष्णुता भरी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला आएगा संभवतः, जिसमें नमाज और आरती दोनों के लिए प्रावधान यथावत बने रहेंगे। आपको लगता है संभव है? और दूसरा, क्योंकि हमने देखा कि साल में एक बार, कभी कभार दशक में एक बार मौका पड़ा, उसमें भी पुलिस लगाना पड़ रही थी। अगर ये रोज के लिए हो जाता, और जो आपने कहा उसके लिए तो कोर्ट ने कह दिया कि सरकार चाहे तो आपको अलग जमीन दे सकती मस्जिद के लिए। देखिए, कोर्ट के फैसले का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन अलग जमीन की जरूरत मुसलमानों को कतई नहीं है। हालांकि देखिए, मैं इसमें प्रत्यक्ष तौर पर पक्षकार नहीं हूँ। इससे ज्यादा बेहतर डिसीजन जो सीधे तौर पे इसके पक्षकार रहे हैं वो लेंगे, लेकिन मेरा जो निजी नजरिया है वो ये है कि मुसलमानों को इस तरह की कोई जमीन की जरूरत सरकार से है नहीं। क्योंकि अयोध्या के फैसले के बाद भी जमीन दी थी और उसके लिए डिजाइन बन गया मस्जिद का, और एक शेख हुमायूं बाबरी मस्जिद बना रहे थे पश्चिम बंगाल में। जी देखिए, मैं तो इस बात का विरोध करता हूं कि ये पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला, ये तो भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम था जो चुनाव जीतने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया था। लेकिन बाबरी मस्जिद राम मंदिर के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कहा था फैसला देते वक्त कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए बेहद आवश्यक कानून है, और इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती। जी चलिए, हमारे साथ रुस्तम जी, हमारे साथ जो मुख्य याचिकाकर्ता भी जुड़े, आशीष जी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसकी बड़ी चर्चा रही इस दौरान, वो क्या इस पे एप्लीकेबल होता है? और जो रुस्तम जी ने कहा कि ऐसा निर्णय होना था कि अजान भी होती, नमाज भी होती और पूजा भी एक साथ होती, ये संभव था? आप अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी, म्यूट हो गया आपका ऑडियो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों पर लागू नहीं होता है। धारा 431 के अंतर्गत यह नियम है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जिस हिसाब से आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, तो ये तो स्वयं ही जो है, जब उनको पता था कि ये 700 सालों से संघर्ष चल रहा है, हिंदू समाज जो है वो
कई सालों से संघर्ष करते चला है। राजा भोज द्वारा बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है, इनके जो है वो आतताइयों ने, आक्रमणकर्ताओं ने, अतिक्रमणकर्ताओं ने उसको तोड़ा है, उसी मलबे का उपयोग करा, फिर उसको मस्जिद में बदलने का प्रयास किया, तो खुद ही अपना हक वहां से छोड़ देना था। तो जो रुस्तम जी जो बात निकलती बार बार की, जो ऐसी चीजें हैं तो एक पक्ष दावा छोड़ दे और सौहार्द से, सामाजिक सौहार्द से इस मामले को निपटा लें। देखिए, स्वामित्व तो हिंदू पक्ष को भी नहीं मिला है अभी उच्च न्यायालय के ताजा फैसले में जी, मांग तो इन्होंने स्वामित्व की भी की थी, लेकिन मूल बात जो है ना कि पूजा का अधिकार तो मिल गया ना। देखिए, पूजा का विरोध तो मुसलमानों ने भी कभी नहीं किया है, लेकिन उसमें ये हो गया ना पूजा का विरोध तो कभी नहीं किया है। लेकिन वहाँ नमाज रोक दी गई है ना। नहीं, नमाज तो हफ्ते में एक बार होती है, जुमा की नमाज होती है, जिसको और नमाज पढ़ने में मैं नहीं समझता कि किसी को तकलीफ होनी चाहिए उस कंडीशन में कि मुसलमानों को वहां पर पूजा आरती वगैरह करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दरअसल हो ये रहा है कि एएसआई जिसका काम है स्मारकों को संरक्षित करने का, वो स्मारकों का धार्मिक कैरेक्टर बदलने पर आमादा है यहाँ पर, जबकि उसे ये राइट नहीं है। क्यों आशीष जी, ऐसा है क्या एएसआई जो धार्मिक कैरेक्टर बदल रही है? एएसआई नहीं बदल रही है, एएसआई से सही करवाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे एएसआई कर रही है और जो सही है वही करवाया जा रहा है। नहीं तो रुस्तम जी, एएसआई बदल रही है तो मतलब आप ये भी मान रहे हो कि पहले भी बदला ही गया था ना? नहीं, देखिए, फिर अगर भाई आप 2019 के माननीय उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी तो पढ़िए जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 1991 के एक्ट को की संवैधानिकता भारत के धर्मनिरपेक्षता के ढांचे के लिए बरकरार रहनी चाहिए और 15 अगस्त 1947 से धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई क्या रुस्तम जी? नहीं, देखिए, भारत की धर्मनिरपेक्षता को तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब कोई कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947, लेकिन वो भी तो कानून का हवाला दे रहे हैं कि जो 1951 के हिसाब से जो भोजशाला दर्ज है और एएसआई जो संरक्षित स्मारक है उस पर वो कानून लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिल्कुल लागू होता है, सिर्फ अयोध्या वाले मामले पर यह कानून लागू नहीं होता। इस कानून के दायरे से अयोध्या मामले को दूर रखा गया था। बाकियों की जो धार्मिक कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता 15 अगस्त 1947। लेकिन वो यही तो बता रहे कि जो 1951 का जो दस्तावेज है जिसमें वो भोजशाला के नाम से दर्ज है। नहीं, मैं 15 अगस्त 1947 तक की बात कर रहा हूँ। 1991 का एक्ट क्या कहता है? और राजकीय दस्तावेजों में तो भोजशाला शब्द आया ही नहीं है श्रीमान। नहीं तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया होगा तो उन्होंने भी तो कुछ तथ्य देखे होंगे ना। निश्चित रूप से हाई कोर्ट ने उसमें तथ्य देखे होंगे। मैं हाई कोर्ट के फैसले की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको लेकर देखिए, सर्वप्रथम 1910 में ही भोजशाला शब्द आया है, वो भी एक ब्रिटिश ने दिया है। उससे पहले तक भोजशाला शब्द आया ही नहीं है। और आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में 1935 में धार एक मराठा स्टेट हुआ करती थी और तत्कालीन मराठा राज्य ने इस मामले में पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी थी। ये तो दिग्विजय सिंह ने भी किया था 1995 में, जो उन्होंने आदेश दिया विवादित, फिर 97 में उसको चेंज किया, 2003 में फिर कुछ और किया गया। स्थिति यदि बरकरार होती तो ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल होता कि भारत के हिंदू और मुसलमान किस तरह से सद्भावना के साथ रहते हैं। नहीं तो एक ही पक्ष से सद्भावना की उम्मीद क्यों की जाए? नहीं, आप मुसलमानों को इससे दूर नहीं रख सकते कि मुसलमान सद्भावना का पैरोकार नहीं है। सद्भावना तो उसमें भी हो जाती ना कि एक पक्ष कहता है हाँ ये आपको दी जाती है ये भूमि, जो साल भर में एक बार जब समय होता कि जब स्थिति होती समाज को मिलता है 1617 में जब मुगल सम्राट जहांगीर दक्कन के अभियान पर निकले थे धार होते हुए, उनके संस्मरण का जिक्र एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने अपने गजेटियर में किया है कि इस मॉन्यूमेंट जी। लेकिन रुस्तम जी, क्या भोजशाला को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये मानते हैं आपके नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए मौजूदा स्ट्रक्चर भारत में जो इस तरह के हैं वो, क्योंकि देखिए अब ये एक और चीज है ना, क्योंकि देखिए जो राजा भोज थे वो तो काफी साल पहले आए, जो मुगलों के कई दशक पहले थे वो,
तो वे तो हो नहीं सकता है कि उन्होंने मस्जिद तोड़ के भोजशाला बना दी हो। तो हुआ तो यही होगा कि भोजशाला तोड़ के मस्जिद बनी हो। तर्क अपने अपने हो सकते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, आपका भी, रुस्तम जी आपका भी। तो भोजशाला की ये लड़ाई हाई कोर्ट से निकल गई, अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे जल्दी चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का संयम दोनों पक्षों ने आज दिखाया है वो काबिल तारीफ है। प्रशासन की भी तारीफ होना चाहिए कि उन्होंने ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होना दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले पे पूर्ण विराम लग गया और 700 साल से लड़ाई जो चल रही थी वो खत्म हो गई है, या एक केवल एक ये मोड़ है और अब ये लड़ाई दूसरी दिशा में बढ़ती दिखेगी? क्योंकि धार भोजशाला पे इंदौर हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये इतिहास, विज्ञान और आस्था के मिलन का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट ने विवाद की हर धुंध को साफ कर दिया है और अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब धार में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मुस्लिम पक्ष भले ही अब सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है, लेकिन सच यही है कि कानूनी और वैज्ञानिक साक्ष्यों को झुटलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद देश में शांति, सौहार्द और न्याय की व्यवस्था और मजबूत होगी। विवादों को पीछे छोड़कर अब देश को सत्य और न्याय के साथ आगे बढ़ना होगा। अटेंशन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।